इको रेंजिंग का मतलब है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन source of sound and reflecting surface to hear echo is 17.2 meter. ठीक है. If any object is beyond this, then its distance can be measured under water. इसको सोनार कहते हैं. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ही इको रेंजिंग है. जैसे ये है और ये एक शिप है और नीचे पनडुब्बी जा रही है, तो ये एक ट्रांसमीटर से इको भेजेगा और जब वो इससे टकराएगी तो क्या वापस आएगी, तो रिसीवर से रिसीव कर ली जाएगी. तो उससे क्या वो कैलकुलेट कर लेगा कि डिस्टेंस कितनी हुई. ठीक है. द करेक्ट स्पीड, करेक्ट पोजीशन एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एंड इट इज ओनली नोन एज इको रेंजिंग. समझ में आई बात. तो अब देखिए, इट इज यूज्ड जो ये तो स्टीमर हो गया या कोई और भी जो फाइटर शिप हो गया, ये जो पानी में डूब के चले उसे सबमरीन या पनडुब्बी. तो इस तरीके से द echo ranging is a device having ट्रांसमीटर. इसमें एक ट्रांसमीटर होगा जो क्या लगातार साउंड भेजता रहेगा और रिसीवर भी होगा. क्या उन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, क्या ट्रांस रिसीवर. और दूसरा नाम क्या है, सोनार. और सोनार का पूरा नाम क्या है, साउंड नेविगेशन. बहुत अच्छा, क्योंकि नेविगेशन का मतलब किसी चीज का पता लगाना. नेविगेटर एक वो भी ऐप भी तो होता है ना, पता लगाना. नेविगेशन एंड रेंज, कितनी दूरी पर है. तो इस तरीके से इट इज ए डिवाइस हैविंग ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. सो लार्ज शिप, तुम्हारे बुक में, पुरानी बुक में एक फिगर बना हुआ है सोनार में, वो रे भेज रहे वापस आ रहे. तो लार्ज शिप send waves, तो ब्रैकेट थोड़ा क्लोज हो रहा है. waves in water to detect enemy submarine with their correct location, speed and position. Correct location, size एंड पोजीशन. यही को रेंजिंग है. और क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि तो बस यही है सोनार इसकी टेक्निक. इसका सेकंड पार्ट देखो. सेकंड पार्ट है the wavelength of wave produced on the surface of water is 20 centimeter. इसकी स्पीड वेलोसिटी है, स्पीड भी दी है. तो आपको नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड. अच्छा, लैम्डा कितना दिया है श्रीजना, बोलो. 20 सेंटीमीटर को मीटर में दो. सही है, 100 से डिवाइड कर दे 0.2 मीटर. और स्पीड क्या है, वेव वेलोसिटी. ये कोई और ही वेव है, 36 तो कुछ होती नहीं है. साउंड की तो मिनिमम ही 330 होती नहीं, कुछ और चीज होगी, पता नहीं कौन सी है. तो ऐसी कोई वेव है. तो इन्होंने बताया है कि वेव वेलोसिटी को v मानो.
दैट इज 36 मीटर पर सेकेंड। अब हमें आगे क्या करना चाहिए बताइए। हाँ कुमकुम बोलो, दिव्या, कनिष्का बोलो, अमन। v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। चलिए आपकी बात मानिए 36 है और न्यू नहीं पता और इसको 0.2 लिख दिया, न्यू की वैल्यू हमने निकाल ली। चलिए 36/0.2 चंदन कितना आएगा? 180। तो 180 हर्ट्ज आ गई। न्यू समझ में आ गया? अच्छा तुमको हर्ट्ज तो पता चल गया। अब ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। तो अगर मान लीजिए एक स्केल तुमने यहाँ रखा तो 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे, क्या उसी को फ्रीक्वेंसी कह रहे हो क्या? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड या नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस, यही तो है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, तो जितनी बार ऑसिलेट करेगा, तो दिस इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। सही है? तो 180 ऑसिलेशंस पर सेकंड आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटर। प्रोड्यूस्ड बाय इट। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टाइम पीरियड। दिव्या सेकंड पार्ट का आंसर दो। अब क्या किया जाए? टाइम पीरियड का भी तो फार्मूला बताओ। 1/frequency। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/। 1 अप्रैल से आप लोगों की क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो 9th 10th और 11th की क्लास में, तो वही जो 11th अगले साल जाएगी तो फिर उसको 12th में जाएगी, जो 10th अगले साल जाएगी तो 11th। अब जरा देखो तो क्या चीज की जाए? 1/, फ्रीक्वेंसी क्या है? 180। तो 180 से क्या आ जाएगा? डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, तो 18 पंचे 90, 900। फिर कितना बच गया? 100 और फिर 0 लगा दो। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड? 0.0055 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए। नाउ अगला डायग्राम देखिए आप कुमकुम 28 में जो इसमें दिया गया है एटॉमिक मॉडल मैग्नीशियम का है। कैसे मैग्नीशियम का जरा बताओ तो। ये मैग्नीशियम एटम है कि मैग्नीशियम आयन है? तो मैग्नीशियम आयन पे कितना चार्ज होता है? 2+। वेरी गुड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है और प्रोटॉन 12 है और आउट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो इसका मतलब है 2 पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं नेट? सो इट इज डायग्राम ऑफ ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो इट इज Mg2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कम है थर्ड ऑर्बिट में से। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन एंड एटम मेंशन्ड इन द फिगर। तो Mg2+ का कॉन्फ़िगरेशन कर्स बताओ और Mg एटम का भी बताइए। 2 8 2 इसका भी बोलो। 2 8 10 नहीं 2 8 2 2 8 2। क्योंकि अब इसमें 2 ज्यादा हो जाएंगे, ओरिजिनल में तो 12 रहता ही नहीं। हाँ। अगला देखिए, हाउ डू वी गेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? S12। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 कैसे हैं? लिखो कि Mg2+ has lost 2 electrons, उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। Now there are 10 electrons left। इतनी बात है? तो लिखो इन न्यूट्रल एटम वॉट एवर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 2 इसने छोड़ दिए, 10 हैं, तो टोटल बताओ न्यूट्रल में कितने होते? 12 नहीं होते। सो इन
न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सर हाँ, चलो आपने एल एम क्यों लिखा है? एल के एल एम लिखो, सही सही लिखो। सो दीज ऑल आर सेम। बात समझ आ गई? सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 10 + 2 हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 10 प्लस। अगला देखिए, a stone is thrown vertically upward direction with a velocity 5 meter per second. ओके, तो एक स्टोन ऊपर फेंको 5 मीटर पर सेकंड से। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग द मोशन डाउनवर्ड में, तो फिर ए नीचे आ जाएगा ना भाई, डाउनवर्ड में ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन निगेटिव नहीं हो गया? बोलो किसी चीज के जाने की दिशा में एक्सीलरेशन निगेटिव है, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे एक्ट कर रही ना। तो -10 मीटर पर सेकंड हो गया, एक तरीके से रिटार्डेशन है। और क्या बताना है? व्हाट विल बी द हाइट अटेन एंड हाउ मच टाइम। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे स्टोन पहुंचेगा, तो क्या यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी? तो ऐसे में उसकी हाइट क्या होगी? s लिख लो या h भी लिख सकते हो। और साथ में वो कितने समय में पहुंचेगा, ये u है। चंदन कौन सा फार्मूला लगाया? थर्ड इक्वेशन से, मतलब v u और a, s पहले h निकाला, ठीक है। तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस, तो 2 × -10 और इंटू h लिख लो, हाइट मान लो, और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये समझ में आई बात? ये चीज समझ में आई आपको? 2a निगेटिव एक्सीलरेशन है, ऊपर फेंकोगे तो निगेटिव एक्सीलरेशन, और नीचे आएगा तो चीजें बढ़ती जाएंगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब देखो, तो बताइए h की क्या वैल्यू होगी? इसको करो -25, ये कितना है? क्या -20? 5 से कट करो 1.25 तो 5 4, तो h कितना हो गया? 1.25 मीटर तक जाएगा। मतलब हम लोग 1.25 ही मीटर, गर्ल्स 1.2 मीटर की होंगी और बॉयज 1.25, 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझा? और समय कैसे निकाला जाए? फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। 5 मीटर पर सेकंड से अगर फेंकेंगे तो ज्यादा ऊंची कोई चीज नहीं जाएगी। हाफ सेकंड। नाउ v इज इक्वल टू, बोलो v 0 हो गया, u कितना था? 5, a कितना है? -10, t का पता नहीं, तो -10t है, उसको उधर ले जाओ तो क्या उधर 10t बन जाएगा। तो बताइए t कितना हो गया? 0.5 सेकंड, या फिर जैसा चंदन ने बताया हाफ सेकंड। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इलेक्ट्रॉन मूविंग विद दिस वेलोसिटी एंटर्स इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आफ्टर ऑल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि ऊपर ऐसी प्लेट लगा दो और जिसमें सब कैसे चार्ज रख दो 10, और एक ऐसे नीचे मेटल की प्लेट होनी चाहिए और उसमें कैसे चार्ज रख दो। अच्छा, ऐसा करने के लिए आपको इसको सेल से जोड़ना पड़ेगा, और सेल का बोलो जो पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या वो इधर रखना पड़ेगा? क्योंकि पॉजिटिव ये जो रेज्ड पोर्शन होता है वही प्लस होता है। ये तो लिखा ही होगा कि कभी ना कभी तो सेल हाथ में लिया ही होगा। तो ये प्लस है, माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और ऐसे में अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर कर जाए तो जहां पर अपोजिट चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं वहां फील्ड कहते हैं, और इस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे में अगर कोई चार्ज इसमें इंटर करेगा तो बोलो निगेटिव किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर, क्योंकि प्लस, और अगर प्रोटॉन इंटर कर गया तो नीचे जाएगा। तो इस तरीके से चार्जेस को अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, देन दे फील एक्सीलरेशन, उन पे फोर्स लगेगा ना। समझ में आ गई बात? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके,
ना। अब देखिए तो आपसे क्या पूछा जा रहा है। ओके, और उसके ऊपर एक एक्सीलरेशन लग रहा है 10 टू द पावर 4। तो ये समझो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया और ये इधर क्यों चला गया, तो एक एक्सीलरेशन है। और किस स्पीड से गया था, v दिया है, v है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन कितने का है 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा गया, कैलकुलेट द टाइम इन विच द इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर। इसकी वेलोसिटी डबल हो जाए तो बोलो क्या ये u थी और v कितनी हो गई, बताओ जरा इसकी डबल करके बताओ। मतलब कितने समय बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की डबल हो जाएगी। तो डबल करो, चलो पहले इसका डबल करो, 5 का इंटू 2 करो, डबल कर लिया तो क्या ये 10 है, ये 10 और 10 टू द पावर 4 तो मिला के कितना हो गया, बोलो बात समझ में आ गई। u दिया है, v दिया है, अब t निकाल लो। t के लिए क्या करें, v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, गतिकी का प्रथम समीकरण, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, ठीक है, मोशन है क्या, मोशन है, अभी तो मोशन ठीक है, ये मोशन है, उसी को डायनेमिक्स कहते हैं। तो अब जरा देखिए, दिस इज 10 टू द पावर 5, u कितना है, a 10 टू द पावर 4, t नहीं पता, इसको इधर 10 टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 4, तो उधर कितना बचा, 10 to the power 4 सही है। अच्छा देखो, एक चीज और कर सकते हैं, ये 10 टू द पावर 5 है, क्या यहाँ से 10 टू द पावर 4 कॉमन ले लो तो 5 प्लस t, ये समझ में आया। देखो 10 टू द पावर 4 कॉमन लो तो यहाँ 5 बचा, यहाँ क्या बचा, t बच गया। अब ये 10 टू द पावर 4 जरा नीचे तो ले जाओ, तो 5 प्लस t नहीं नीचे ले गया ना, माइनस क्या होगा, ये प्रोडक्ट पावर माइनस है, पावर हाँ माइनस रहेगी, पावर माइनस होगी तो बोलो कितना बचेगा, 10 ही बचेगा। तो 10 इज इक्वल टू 5 प्लस t, तो क्या t 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी डबल हो गई। जो ऐसा ना करना चाहे उनके लिए दूसरा तरीका है, ये बताओ 10 टू द पावर 5 है, इसको उधर ले जाओ तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 हुआ, तो इधर कितना हुआ 10 टू द पावर 4 t। तो अब ये 10 टू द पावर 4 क्या कॉमन ले लो, बोलो कनिष्का यहाँ क्या बचा, 10 minus 5 plus 1 बताना चाहिए, कुछ नहीं से क्या होगा भाई, 10 टू द पावर 4 कॉमन ले, कुछ तो बचेगा ना। और 10 टू द पावर 4 t, अब इसको नीचे ले आओ तो क्या ये कट जाएगा, तो यही काटो, ये नीचे ले जाके काटो। इधर देखिए तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड, ओके। calculate the distance हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, तो क्या करें, second सेकंड लगाएं, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 4, t कितना है 5, हाफ a कितना है 10 to the power 5 4, और t है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लो, 20 तो दिस इज 25 इंटू 10 टू द पावर 4, और यहाँ कितना आया बोलो 25/2 इंटू 10 टू द पावर 4, चेक करो 25/2 किया है, और 10 टू द पावर 4 जरा दोनों में तो कॉमन लो, तो यहाँ कितना है 25, और यहाँ कितना है बोलो 25/2 25/2 देविका कितना होता है 12.5 12.5 प्लस 25। 27.5 सोचो मत ऐसी चीजों में, ऐसे में सोचोगे तो फिर इतना तो खरगोश सोचते हैं, तुम तो इंसान हो। तो दैट इज 37.5, तो अब इसको 3.75
देविका क्या लिखा जा सकता है बोलो? बता नहीं रही तुम, चलो 10 कोई to the बात power 5. नहीं। सोचा मत करो, सोचने से गलत हो जाता है। इसका 10 इसमें डाल दिया गया है। ये बहुत किलोमीटर है, इतने मीटर तो बहुत किलोमीटर होता है। ओके 30 Shyam and his friends were playing with a catapult, that is guled, in his garden. Several mangoes were dislodged and fell with the help of catapult. One of his friends was aiming the catapult on a bird. Shyam prevented him from doing so. Name the energy possessed by the stressed sting on the catapult. मान लीजिए तुम्हारे हाथ में ऐसे गुलेल है, एक कोई डंठल बना लो पेड़ की, उसी को तोड़ लो, यही गुलेल है, और यहाँ पे ये लगा लो, उसमें स्टोन रख दो तो ये दूर तक उछल के जाएगा कि नहीं? इसी को कहते हैं। तो नेम द एनर्जी possessed by, अगर मैं इस गुलेल को खींच के मारूं तो इसमें कौन सी एनर्जी है? कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और ये किस में बदलने वाली है? सो द एनर्जी possessed by catapult is, it is potential energy. Second, what will happen if stone is thrown without stretching the string of a catapult? मतलब स्टोन रख दिया और इसे छोड़ दिया, लुढ़का दिया, तो क्या होगा? वहीं गिर जाएगा। So it will not go, it will just drop there itself under gravity. Why did Shyam prevent his friend from aiming the bird? Which quality is highlighted in Shyam's behavior? Shyam is generous and animal loving. Shyam is उसकी ये क्वालिटी है। एनर्जी possessed by some object due to its position और configuration, किसी वस्तु के द्वारा उसमें निहित ऊर्जा को उसके स्थान की वजह से या उसके स्ट्रक्चर की वजह से, संरचना के आधार पर जो होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थिति की वजह से जो ऊर्जा हो, एनर्जी possessed ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। सो generous and animal loving, so he prevented his friend. Why this Shyam? यही बात होगी। 31, so it is offense to kill animal. Animal loving का ये मतलब नहीं है कि I love chicken. That is explain why it is difficult to walk on sand. So sand पर चलना, why it is difficult to walk on sand. Now जब हम किसी चीज पर, मतलब आप फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन, सो सैंड गेट प्रेस्ड डाउन या यील्डेड। यील्ड का मतलब पीछे हो जाना, तुम्हें कोई मारे तो तुम पीछे जाओ। सो सैंड गेट यील्डेड व्हेन वी प्रेस इट गेट यील्डेड, सो इट प्रोवाइड्स लेस रिएक्शन फोर्स। तुम इसको पैर को मारकर आगे बढ़ना चाहोगे, तुम कहो कि हम पानी पे पैर मारें आगे बढ़ जाए, तो क्या उछल के आ जाओगे जमीन पे? क्योंकि वो पानी यील्ड करता है, जब तुम पैर मारोगे तो पैर अंदर चला जाएगा। वही पत्थर पे करो तो बहुत उछल सकते हो, सैंड भी यील्ड करती है। So sand is getting pressed down and so it provides less reaction force. तो जब तुम किस पैर ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे तो ये जब यहीं रुका रहेगा तभी तो आगे बढ़ोगे। अब को यहाँ तेल गिरा दो, कह दो हमने पैर रखा दबाने की कोशिश की, ये फिसलता ही चला गया, तो दूसरा पैर भी यहीं पड़ेगा और फिर तीसरा भी यहीं पड़ेगा, चौथा भी यहीं पड़ेगा, तुम वहीं उछलते रहोगे, रोल करते रहोगे। बात समझ आई कि नहीं? ऐसे ऐसे चार्ली चैपलिन टाइप, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इट इज सैंड
sand is pressed down, ठीक है, and provides less reaction force, less reaction force देगी, so it is difficult to walk on it. सर इसका टेस्ट कब है? इसका कभी टेस्ट नहीं है, अब तो पेपर आप लोग शुरू हो गए, जितने करा सकेंगे अमन के एग्जाम के पहले करा लेंगे। अगला देखो, अब अगली बात क्या कही गई है, हाउ मच डिस्टेंस, अगला क्या क्वेश्चन है, why the recoil of heavy gun on firing not so strong so that of a live gun using the same cartridge। तो अगर तुमने रेट ऑफ फायर आता है, मतलब क्या होगा कि वास्तव में फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन, तो तुमने अगर हल्की पिस्टल से मारा गोली तो पिस्टल बहुत दूर तक जाएगी, और वही बहुत भारी गन हो तो वो हल्का सा वेलोसिटी होगी, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझ आ गई कि नहीं? तो अगर मान लीजिए कि एक बहुत बड़े आदमी से एक बच्चा टकरा है तो बच्चा उछल के बहुत दूर गिरेगा, या एक बड़ी फुटबॉल से कोई छोटी पिंग पोंग की बॉल टकरा है तो वो उछल के दूर गिरेगी, और बड़ी फुटबॉल से तुम पत्थर टकरवा दो तो क्या पत्थर दूर गिरेगा? या बड़ी फुटबॉल वो नहीं गिरेगी। तुम अगर कभी भी कैरम खेल रहे हो तो गोटी से स्ट्राइकर टकरवाना, गोटी बहुत दूर जाएगी क्योंकि वो हल्की है। सो द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ लाइटर थिंग इज मोर, क्योंकि उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स ज़्यादा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसलिए हैवी मशीन गन द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड का मतलब समझते हो कि जो पीछे यहाँ कॉलर बोन में कभी कभी लग जाता है गन तो टूट ही जाती है, ये है कॉलर बोन। कहते हैं हमेशा इसके नीचे रख के यहाँ पर रख के फायर करो। जब भी हम लोग भी फायरिंग करते थे तो 5000 गोलियां तो फायर कर ही दी होंगी एयरफोर्स में, लेकिन हमेशा ये कहा जाता था एक भी गोली यहाँ पर रखेगी तो टूट जाएगी, फिर चल नहीं पाओगे। हम लोग यही ध्यान रखते हैं। सो तो क्या लिख दिया जाए कि लाइट गन इज हैविंग रिवॉल्वर इज हैविंग मोर रिक्वायर्ड वेलोसिटी, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मास और वेलोसिटी मिलकर ही तो मोमेंटम होता है, तो जितना उधर का मोमेंटम होगा इधर का मोमेंटम, दोनों का सम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, बताया था कि नहीं? तो इनिशियल जीरो था तो उधर जितना प्लस हुआ और जिधर जितना माइनस हुआ वो भी जीरो ही होना चाहिए। तो क्या लिखें? फॉर लाइट रिवॉल्वर या लाइट गन देयर विल बी मोर रिक्वायर्ड वेलोसिटी, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू होल्ड इट। हाउएवर, समझ में आई? अगर तुम सोचो कि ऐसा हो बहुत भारी होज हो जिससे पानी फेंक रहे हैं, तब तुम पे रिकॉइल ज्यादा लगेगा कि कम? कम लगेगा, क्योंकि वो भारी है। तो वेलोसिटी, भाई तुमने यही तो कहा ना त्रिशु कि सचिन का बल्ला इसलिए भारी है कि छक्का मारने के बाद उस पर रिकॉइल ना, झटका ना पड़े। भाई जहां दूसरों का बल्ला 1.5 किलो का है, सचिन 2.5 किलो का बल्ला रखता है। क्यों रख रहा है? कि जब वो छक्का मारे तो उसका बल्ला पीछे ना झटक जाए, जितनी भी तेज से तेज स्पीड हो। इसी तरीके से होज बहुत भारी होगा तो उस पर रिक्वाइल कम आएगा, क्योंकि जितना मोमेंटम वो जनरेट करेगा उतना उसको पीछे जाना है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा मास ले लेगा, थोड़ी सी वेलोसिटी चाहिए। m इंटू वी होता है, mv जनरेट किया तो माइनस mv इधर भी जनरेट होगा, क्योंकि चीज़ें पहले जीरो थी तो mv और माइनस mv मिलकर फिर से नहीं जीरो हो जाएगी। बात समझ आएगी नहीं? तो क्या लिखे बताइए? लाइट, अगर तुम किसी ट्रक की टक्कर कराओ किसी दीवार से तो बोलो वो उछल के पीछे ज़्यादा जाएगी, या कोई एक छोटी कार हो या और स्कूटर हो वो ज़्यादा जाएगी, क्योंकि भारी चीज़ ज़्यादा रिकॉइल नहीं होती ना। अब देखो सेकंड देखिए कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्वर। आप इस सेंटेंस को पूरा करो। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्वर, required less, बहुत अच्छा, आप भी करो। will be the will get the more force. फोर्स कहाँ से आ गया? बोलो। Required velocity of revolver is less. ये वेलोसिटी ऑफ फोर्स सब सोचे सभी डाल दो। इट इज हैविंग लेस फोर्स एंड मोमेंटम एंड इट इज इम्पल्स
ऐसे बोल दो लोगों को बहुत ध्यानी, एक ही चीज में सब मिला दे, वो कैलकुलेट ही करने लग जाए आइंस्टीन कि क्या क्या मिलाया है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी, अमन सेंटेंस पूरा करो। Required velocity of revolver is less than बहुत अच्छा अभिषेक, बताओ। हाई रिवॉल्वर पीछे ज्यादा झटका देगी, हल्की चीज ज्यादा झटका देगी, और मशीन गन कम देगी। दोनों में सेम रिवॉल्वर इज लेस। वो एनिमल पिक्चर नहीं देखी, कितनी बड़ी घूमने वाली मशीन गन लेकर के वो मारता है। अगर बैठा बैठा तो दोनों कार्ट्रिज अगर अलग होती तो हाई हैवी गन ज्यादा रिकॉल करती ना। देखो, हाँ कार्ट्रिज अलग होती कार्ट्रिज अलग होगी तो फिर अलग केस होगा। जितना आगे का मोमेंटम जनरेट होगा उतना पीछे का होगा। Same तो उन दोनों का मल्टीप्लाई में मास वेलोसिटी है, मास ज्यादा कर दो वेलोसिटी अपने आप कम। देखो, required velocity of revolver is more, so it is difficult to hold, while required velocity of machine gun is Less. so it is easy to hold। समझे? रिवॉल्वर ज्यादा झटका देगी, कई बार तुम्हारी ये जो ये रिस्ट बोन है टूट जाएगी, तुमने मारा टूट गई। तो इस तरीके is more, while required velocity of machine gun is less, so it is easy to hold हैवी during firing। When gun is fired, equal momentum is generated in opposite direction। मशीन गन नहीं हैवी गन है। हैवी गन है तो हैवी कर लो, मशीन गन ही हैवी गन होती है। चलो, लाइट मशीन गन LMG है, और एक होती है LMG, एक होती है HMG। तो LMG होती है MP5 ठीक है, कई तरीके की होती हैं। तो दैट इज, आप लिख लो हैवी गन। और चलो, differentiate between chromatin and chromosome। मासी जना बताओ, क्रोमाटिन क्या होते हैं? देविका? Yes, these are entangled long strands of DNA। However, during the time of cell division, DNA ये क्या होता है? Get condensed to form X-like structure, which is called। These are entangled का क्या मतलब है? Entangled long DNA strands। ज्यादातर समय में ये क्रोमाटिन ही रहेगा, ठीक है, लॉन्ग इंटेंगल्ड स्ट्रैंड। और जब डिवीजन होने लगेगा तभी वो क्रोमोसोम बनता है, ताकि फिर से उलझ जाता है। सेकंड, दीज आर कंडेंस्ड DNA strand appear during the time of cell division। बस इतना ही अंतर है। 3 नंबर का, चलो और देख लेते हैं। और देखते हैं। तीन और इसके डिफरेंस, 3 और डिफरेंस। These are long and thin. These are long and these are short.
लिखोगे एंड थिक लाइक एक्स लेटर अल्फाबेट, एक्स लेटर सर ऑफ इंग्लिश है। हाँ, सर रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? उलझे हुए अल्फा। देख लो, जब न्यूक्लियस के अंदर ये ऐसे ऐसे बने रहेंगे, और ये वाले कैसे रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर ये बस ऐसे 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 रहेंगे, और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर ये ऐसे। These are unpaired and these are paired। ये तो पेयर में होंगे ना, हमेशा ये पेयर में होंगे। एक तुमने अपने मदर से पाया है और एक फादर से, ये जोड़े में रहेंगे डाइप्लॉइडिक। These are unpaired, ये है प्लॉइडिक है, unpaired। These are paired। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, इस पर एक सवाल हमेशा आता है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन देविका कैसा होगा? हाँ? ये क्या सॉल्वेंट ज्यादा होता है ना? मतलब सेल के बाहर का मीडियम क्या होगा? ज्यादा होता है, हाँ? ज्यादा होता है बाहर में बाहर क्या जाता है? कंसंट्रेशन। सो अब देखिए, पहला वाला जैसा इन्होंने बताया है हाइपरटोनिक, तो दैट इज 33। जैसे ये है, और स्वेलिंग किसमें होगा? अभी सब बता रहे हैं, ये है ग्रेप्स और ये है शुगर सिरप। अच्छा, दूसरा है रेजिन किशमिश, दैट इज रेजिन। और ये है वाटर, और तीसरा है घी। ये हम लोगों की सेल है और ये आईवी है, इंट्रावीनस। आईवी चलता है कि नहीं, ग्लूकोज का सोल्यूशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि 100 ग्राम में 0.9 ग्राम नमक, या 1 लीटर में 9 ग्राम नमक डाल दो, यही 100 रुपए लीटर बिक रहा है, लोग पैसा कमाए। कहते हैं ग्लूकोज चढ़ गया, कुछ नहीं चढ़ा, 9 ग्राम नमक चढ़ा। पानी के साथ। अगर तुम घर में चढ़ा लो तो तुम्हारा पैसा बचे 100 रुपये। अब जरा देखो, ये समझो, अभी दिव्या ने क्या बताया, ये हाइपरटोनिक है कि ये तो बाहर कम रहे, नीचे वाला करेक्ट, ये सही बता रहे हैं। इन्होंने कहा ये हाइपरटोनिक है। भाई उत्कर्ष की बात पहले माननी पड़ेगी ना। और बाहर वाटर है, इफ वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इट इज हाइपोटोनिक। यही दिव्या भी तब से बता रही थी, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन्होंने क्या बताया दिव्या ने, इफ आउटसाइड द सेल वाटर कंसंट्रेशन इज मोर देन इट इज हाइपोटोनिक। इफ आउटसाइड द सेल वाटर कंसंट्रेशन इज लेस। तो बताओ किसमें प्लाज्मोलिसिस होगी उत्कर्ष? बताओ। ये हाइपरटोनिक है, बोलो सॉल्यूशन। चल, जैसा कि उत्कर्ष ने बताया कि इसमें प्लाज्मोलिसिस, इसमें हीमोलिसिस। हीमो का मतलब मोटे होना और प्लाज्मो का मतलब पतले होना। तो अब लिखिए, सारी बात लिखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो 32 ही है ये, 33 अच्छा, सो लिखो, if outside the cell water concentration is comparatively lesser, lesser लिखने से ही पता चल रहा है comparatively है, lesser, then it is hypertonic solution।
It leads cell shrinking और cell swallowing. बताओ. सेल, क्योंकि पानी ज्यादा बाहर है कि अंदर, बोलो. और अंदर ज्यादा, ग्रेप में ज्यादा, चाशनी में डालो तो चाशनी किशमिश बन जाएगी, तो सारा वाटर बाहर निकल जाएगा. तो इट लीड्स Shrinkage. सेल श्रिंकेज, और उसे क्या कहते हैं? Plasmolysis. सही. सो इट यानी वो आदमी प्लास्टिक का बना है, पतला हो जाए. और हीमो मान ली, हेमा मान ली मैंने, हीमोलिसिस. सो दैट इज इट लीड्स सेल श्रिंकेज, वो सेल श्रिंक हो जाएगी, कॉल्ड प्लाज्मा. अगर आप इस क्वेश्चन को ही सिर्फ पढ़ के भी जाएंगे ना एग्जाम में, तो भी 80 में 3 नंबर पाके आ जाएंगे. ये रिजल्ट इतनी चीज है, ये जरूर आता है हर एक एग्जाम में. अगर तुमने ये क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो तो मम्मी तुमको दही खिलाएंगी चम्मच से, बेटा पढ़ लिया है, लो दही. हाँ? आएगा ही, और दिव्या सही करके आएगी. अब ये देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो जब हम इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? आप देखिए, जब दीपांशु से पूछते थे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, तो कहते थे हमारी बहन से पूछो. अब आज यही जानती हैं, कोई नहीं जान पाता. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सुहाना क्या है? When the concentration of water is lesser inside. इनसाइड द सेल पे बात ही नहीं की जाती. कोई भी चीज इनसाइड पे बात, आउटसाइड की बात की जाती है. इफ आउटसाइड द सेल water concentration is more, then there will be net movement of water from outside to inside. और यहाँ क्या हुआ? There is net movement of water from inside to outside. तो यहाँ लिखो from outside to inside. This leads to cell swallowing called hemolysis. पूरी बात बोलो दिव्या. The concentration of solution. देखो ये बताती नहीं, आप बोलो. If outside the cell water concentration is more. ये हमेशा सोल्यूशन के टर्म से बताती, यही खास बात है. तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस की बात हो रही है, तो सोल्यूशन कहाँ से आ गया? चीजें वाटर का निकलना हो जाना, सोल्यूशन से किसको लेना देना? इफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सुहाना पूरा करिए सेंटेंस. इज मोर आउटसाइड द सेल Then it will move. देन वाटर That move. विल, बहुत अच्छी बात है, विल मूव. नेट मूवमेंट लिख देना, ठीक है. वाटर विल मूव Outside inside. From outside to inside. फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. फ्रॉम आउटसाइड, देख लो बाहर पानी ज्यादा है तो इसमें चला जाएगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर. तो ये फूल जाएगा क्या? ठीक है. फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, लीडिंग टू सेल swallowing called hemolysis. hemolysis में लीड टू, बता. वो ही बताता है, टर्जर, और कोई नहीं बता पा रहा है. वही चीज ध्यान से सुनेगा वही बता सकता है. हाँ? स्वेलिंग लिखो, गलत चीज क्यों नहीं? सही है. सो इट लीड्स बस्टिंग ऑफ सेल कॉल्ड टर्जर. It leads bursting of cell called टर्जर. तो प्लांट सेल को टर्जर से कौन बचाता है तब जबकि तुम एक बाल्टी पानी डाल देते हो गमलों में? सेल वॉल प्रिवेंट्स टर्जरिंग, टर्जर बचाती है. तो मयंक आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा?
Same concentration of water. तो इससे क्या होगा? No net movement of water takes place. No net movement of water takes place. So cell size will remain Constant. constant, ना वो फूलेगा No. ठीक है इस चीज को। सो आइसोटोनिक, अब इस आधार पर क्वेश्चन का आंसर दें। अब क्वेश्चन पढ़ो। That is isotonic solution। सर तो क्वेश्चन शुरू ही हुआ। नहीं खत्म हो गया। देखो वो जब उसने बोल दिया, दिव्या ने गलत क्वेश्चन बता दिया तो मुझे बहुत लगा कि बता देना चाहिए, नहीं तो रिस्क था, मेरी बहुत बदनामी हो जाती अगर ये गलत लिखा। सो इफ कंसंट्रेशन of water outside the cell is same is same as inside, then no net movement of water takes place through SPM। through SPM सब में लिख देना। then no net movement of water takes place through SPM। ठीक है। and in this way the intravenous solution is 9 gram of NaCl in 1 liter of water। it is isotonic with erythrocyte यानी red blood cells। अगर रेड ब्लड सेल को 9 ग्राम नमक और 1 रेल नीर वाले पानी में डाल दो, उसमें डाल दो, वो हेल्दी रहेगी, वो न पतली होगी न मोटी होगी, पूरी हेल्दी राम की भुजिया खाती रहेगी, हेल्दी रहेगी। सो दैट इज व्हाट इज इंट्रावीनस सॉल्यूशन। बताएं कनिष्का। कोई बात नहीं, हाँ बोलिए। If 9 gram NaCl is mixed in 1 liter distilled water, और फिर दूसरी चीजें ना हो, क्योंकि बहुत ये है ना बायोकेमिकल रिएक्शन वाली बात है। डिस्टिल्ड वाटर में 9 ग्राम नमक डाल दिया, इट इज इंट्रावीनस विद रेड ब्लड सेल, इट इज आइसोटोनिक। ये कैसा हो जाएगा? यही तो इंट्रावीनस है। इट इज कॉल्ड इंट्रावीनस सॉल्यूशन। क्या उसको सीधा वेन में चढ़ाया जा सकता है? इसीलिए नाम है इंट्रावीनस, वेन में डाला। इट इज कॉल्ड आईवी सॉल्यूशन। ग्लूकोज की बोतल यही होती है। यही है। कुछ लोग जैसे वहां मरीज को देखने गए और खोल के पी जाते हैं बेचारे का सॉल्व करने पानी बहुत बुरा लगा तो पी डाले साथ, वो बैठा है मर रहा। सो इट इज कॉल्ड इंट्रावीनस सॉल्यूशन व्हिच इज आइसोटोनिक। सेल की शेप में तो कुछ चेंज नहीं, कुछ नहीं होता। देख दो विद आरबीसी। ठीक है, नो नेट वाटर मूवमेंट है तो लिखा ही है। सो व्हाट हैपेंस, अब आंसर दो देविका, तीनों के आंसर दो। हाइपरटोनिक पे क्या हुआ? ठीक है, cell shrinks। Second, cell swells up। Will cell size remain constant? ना क्वेश्चन में सब लिखना है, 3 लाइन लिखना है। यही लिखना है बस, 3 लाइन लिखी है। ये सब नहीं 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 इतना ही लिखना है। Write a note on protective tissue in plants। Epidermis and bark. देखो दो अलग अलग होते हैं। हम लोगों ने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक है और दूसरा कौन सा है? यानी प्लांट टिश्यू। एक है मेरिस्टेमेटिक जो मेरिस्ट, और दूसरा परमानेंट। देखो तुमने सुबह नहीं बताया था, 3 बता दो। मेरिस्टेमेटिक, एपिकल, लेटरल, सही। एपिकल
लेटरल और इंटर कैलरी। लेटरल क्या करता होगा उत्कर्ष? गट। और एपिकल इंटर कैलरी। सही है बिल्कुल। अब देखो परमानेंट में दो हैं, कौन कौन से? अच्छा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब कोई नहीं बताएगा, दिव्या बताएंगी। सिंपल में कौन से दो हैं? एक तो प्रोटेक्टिव, बहुत अच्छा। और दूसरा? बोलो बोलो। दूसरा सपोर्टिंग या सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव के दो कौन कौन से? सही। बार भी हो सकता है, जो पेड़ की बाहर की छीलन होती है, जो चिप निकलती है। और एपिडर्मिस जो लीफ के ऊपर एक वेक्सिक्यूटिकल होती है ना, बाहरी त्वचा, जो कितनी भी बारिश हो तो क्या पत्ती सड़ जाती है? नहीं सड़ती है। तो एपिडर्मिस। और दूसरा क्या है? बार्क। अच्छा, मयंक सपोर्टिव के तीन बताओ जरा। पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? बोलो। कहाँ नहीं बोलो। लीव्स में, फ्रूट्स में, जो भी पैडी होता है सब जगह पाया जाता है। पैरेन्काइमा, कॉलन काइमा और क्लेरेन। ये बताइए पैरेन्काइमा दिव्या कितने तरीके हो सकते हैं? कौन कौन से? बोलो बोलो। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल होगा तो वही सब काम करेगा। जब वो रेड कलर के होते हैं ना, ये जो किसकी वजह से होते हैं? वो तो प्लास्टिक्स की वजह से होते हैं ना। जैसे कि ज़ेंथोफिल, तो रोडोप्लास्ट वो नहीं पूछा जाएगा, वो 11th की बायो। इतनी बात समझ आ गई? क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन है, बस इतना याद है। रोडोप्लास्ट में हरा है। अब देखिए, अब कॉम्प्लेक्स तो तुम्हें मालूम है, जाइलम फ्लोएम। अब प्रश्न पर आए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट्स, गिव appropriate diagram also. Now, ये देखो, protective tissue in plants are of two types. Of two types. First is epidermis. It is present. ठीक है, ये जो है हाइपोडर्मिस ही है। जो एपिडर्मिस है ना, सबसे बाहरी हाइपोडर्मिस, मीजोडर्मिस और एंडोडर्मिस। किसी भी पत्ती में 3 डर्मिस है। डर्मिस का मतलब समझते हो? त्वचा। अगर हम लोगों के डर्म में बहुत कोई जलन हो रही तो क्या उसको डर्मिटाइटिस कहते हैं? ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन का डॉक्टर है, तो डर्म का मतलब त्वचा होता है। और जो इसको डर्म यानी त्वचा को सिलता है, मोची यानी सर्जन, उसको पैकीडर्म कहते हैं। सिल पैकिंग करते हैं सर्जन लोग। सिल नहीं देते पेट फाड़ के, तो कहते हैं मोची है। वो भी चमड़े को जो सिले मोची नहीं, वो मरे हुए चमड़े को सिल रहा है तो मोची है। वो सर्जन है, जिंदा चमड़े को। अब देखो, इट इज प्रेजेंट एट आउटर मोस्ट, एज आउटर मोस्ट लेयर ना। बात इधर देखो, ऑन लीव्स, ये लीव्स पर होगी। तो ये अगर लीव है तो लीव में इसके ऊपर एक जो ये लोअर सरफेस ही समझ लो। तो इसमें क्या होगा बोलो?
देयर विल बी, ऐसे लेयर होगी और फिर यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर होगा और उस स्ट्रक्चर में क्या होगा, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टोमेटा होंगे क्या, और ये 1 लेयर थिक है, ऐसे बहुत सारे स्टोमेटा होंगे जिनमें गार्ड सेल होंगे और उसमें स्टोमेटल पोर होंगे। अच्छा, हम चूंकि इसको देख नहीं पाएंगे तो इसको ऐसे बना लें, वास्तव में ये इसकी एक एपिथेलियल टिश्यू टाइप ही है, तो वो इस तरीके की होगी, तो ये ऐसे कर लो। दिस इज लाइक दिस, और इसमें किसी हर एक में अपना सेल होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टोमेटा ओपन भी हो सकते हैं और कुछ क्लोज भी हो सकते हैं, उसका अलग डायग्राम पूछा बना दो, वरना इतना काफी है, ठीक है। तो इसके हाँ, ये एपिडर्मिस है, थ्रू इट गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस। इट इज हैविंग ए वैक्सी क्यूटिकल एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बैक्टीरिया। हाँ, वैक्स तो कोई बैक्टीरिया नहीं खाएगा ना, बैक्टीरिया, एंड दैट इज प्रोटेक्ट कर रही, इसीलिए तो प्रोटेक्टिव है। सो इट इज वैक्सी क्यूटिकल, क्यूटिकल का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर, क्या होता है, जटिल शर्करा। जैसे आप मम्मी से कहते हो नहीं कि दूध में शर्करा डाल के देना, घर में क्या कहते हो, ये तो नहीं कहते हो शुगर इन मिल्क, शर्करा क्या होती है, चीनी, तो ये जटिल शर्करा है, इट इज कॉम्प्लेक्स शुगर। पूरी बात समझ आ गई, विच प्रोटेक्ट्स लीव्स फ्रॉम पेस्ट्स, विच, तभी तो ये प्रोटेक्टिव है, विच प्रोटेक्ट्स लीव्स फ्रॉम पेस्ट्स ऑल्सो through its stomatal pore gaseous exchange and transpiration of water occurs through its stomatal pore। stomatal नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है, नहीं, stomatal pore gaseous exchange and ट्रांसपीरेशन ऑफ एक्सेस वाटर। अगर एक्सेस वाटर का ट्रांसपीरेशन ना हो तो क्या होगा बोलो, करेक्ट, रूट रॉट, बता दिया उन्होंने कि रूट गल जाएगी, ट्रांसपीरेशन ऑफ, तो एक्सेस जरूर लिखना, टेक्स प्लेस। और थोड़े बहुत पानी की तो वैसे भी जरूरत है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स वैक्यूम, तो उससे पानी चढ़ता है लीव तक, और वहीं पर वो फोटोसिंथेसिस की साइट भी है क्या, वहीं तो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, खाना बन रहा है। लीफ के अंदर कहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, बताओ, बता दिया उन्होंने, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किचन है, प्लास्टिक्स में, प्लास्टिक्स ये, उसी में प्लास्टिक्स एक तरीके का क्लोरोप्लास्ट हुआ, खाना वहां बना जा रहा है और खाया कहाँ जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो उससे एनर्जी बनाएगा, डाइजेस्ट नहीं करता ग्लूकोज, तो ये चीज है। अब अगला देखो, दूसरा क्या है, बार्क, सो इट इज, ये क्या होता है, आउटर मोस्ट डेड लेयर ओवर द स्टेम, इट इज, देखो हाँ, आउटर मोस्ट डेड लेयर, ठीक है, ये स्ट्रेटिफाइड है, मल्टी लेयर्ड जो डेड होती हैं, ओवर द वुडी स्टेम, हरे स्टेम पे नहीं पाई जाती बात, वुडी जिसमें टिम्बर होता है, लकड़ी होती है, एंड अगर तुम लाठी मारो बार्क में, सो इट गिव्स कुशनिंग इफेक्ट टू प्लांट एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम एनी मैकेनिकल जर्क। So it is outermost multi-layer, ठीक है, sclerenchyma over woody stem। तुमने तो पकड़ के बाहर में देखा भी होगा ना, कई बार चिप आउट भी किया होगा, तो बहुत ये पैडी टाइप होती है, नहीं,
हमने दिखाया भी है बार, हमारे पास रखा भी होता है, बहुत हल्का सा ही होता है। तो इस तरीके से इट प्रोटेक्ट्स प्लांट, ये फ्रॉम मैकेनिकल जर्म, फ्रॉम अब देखिए नाउ ट्री की एज पता होगी तो कैसे पता होगी? इसको ट्री की उसमें पेरिसाइकल्स होते हैं कभी भी ना, जैसे ये वेस्कुलर बंडल है तो वेस्कुलर बंडल होगा, तो इस ये तो बहुत सारे वेस्कुलर बंडल हैं, तो ये ट्री के साथ साथ नीचे तक आए, क्या ये रूट तक जाएंगे क्या? हर वेस्कुलर बंडल रूट तक जाएगा क्योंकि वहीं से तुझसे पानी लेना है, और इसी के अंदर अंदर में क्या, बाहर में क्या बोलो, अंदर में जाइलम रहेगा, बाहर में क्या रहेगा, फ्लोएम, और बीच में क्या रहेगा, करेक्ट। ये तो पूरा ये कोचिंग है तो क्यों नहीं बताएंगे, कैम्बियम, और यहाँ क्या रहेगा, अच्छा इसके चारों ये क्या है, अभी जो अमन ने बताया, कितने पेरिसाइकल है उससे पता चलेगा ये कितने साल का पेड़ है। जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सारनाथ का पेड़ था ना, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं, उसके नीचे ज्ञान प्राप्त किया तो 500 साल पुराने, उसमें 500 पेरिसाइकल है। तो 1 2 ये सब क्या है, इससे पता चल जाएगा कि एज ऑफ, ठीक है। अब देखिए कि इसका डायग्राम देख लो, इसका डायग्राम कैसे होगा, ये मल्टी लेयर्ड है, और जो ऊपर की लेयर होगी वो तो चिप आउट भी होगी, एक को तुम चिप आउट भी दिखा सकते हो कैसे निकलती हुई है, जैसे अच्छा जो सबसे ऊपर है उसमें सेल न दिखाना, वो डेड है, क्योंकि तुमको मालूम है सेल जो स्लेलन टाइम होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, दो 3 लेयर को तुम ऐसे दिखा दो सेल, इसमें न्यूक्लियस मत दिखाना, और फिर नीचे वाली में जब बुक खोलोगे जिसके पास बुक होगी वो जानेगा भी कि इसमें न्यूक्लियस बना है, बुक में भी यही बना है। तो मतलब पूरा डेड नहीं होता ये? हाँ पूरा डेड नहीं होता, पूरा डेड नहीं होता, नीचे का जो होता है फिर वो धीरे धीरे, जैसे इनमें वियर टियर तो ऐसे ही होता है, इसी में सूबे रिंग या गम निकल जाएगा, कभी कभी गोंद निकलता है कि नहीं, जेलेटिन, कभी देखा है पेड़ों से निकलता हुआ क्रिस्टल टाइप गोंद टाइप ऐसा होगा, वेस्ट होता है। वेस्ट है, वो वेस्ट है, लेकिन उसी को हम लोग तोड़ तोड़ के लाते हैं, गोंद के लड्डू बना के खाते हैं, हमको ताकत देगा। बोलते पेड़ों को इसने इतना लोहा लाट बना दिया तो हम कौन है, हमको भी लोहा लाट बना देगा नहीं, गोंद के लड्डू तो खाए होंगे। अब देखो ऐसे बना दीजिएगा। सो नेक्स्ट इज गिव एप्रोप्रिएट डायग्राम। 34th क्वेश्चन देखो, 34th क्वेश्चन क्या है, एट सम मोमेंट 2 जायंट प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न आर इन द सेम लाइन एज सीन फ्रॉम द अर्थ। तो कभी भी जायंट प्लैनेट, ये अर्थ है और अर्थ बहुत छोटी है, और ये जुपिटर है और ये सैटर्न है, तो ये तीनों एक लाइन में दिख जाए तो समझो सैटर्न इधर दिखेगा, नहीं तो सब एक दूसरे को कैमोफ्लेज कर देंगे, ये जुपिटर, तो ये तीनों एक ही लाइन में दिख जाए। अर्थ तो बहुत छोटी है, अरे वो घूमने मतलब ऐसा हो अगर ये यहाँ आ जाए तो फिर इसकी जो रेज होंगी वो जुपिटर को वो नहीं देख पाएगी। बोलो, मतलब ऐसा है कि ये ऑर्बिट में है, तो ऑर्बिट किस तरीके की, ओवल है, ऑर्बिट में बना ऑर्बिट में जैसे ये अलग अलग घूम रहे हैं और इनकी भी प्लेनर ऑर्बिट है, तो इसमें कहीं पर अर्थ हो, तीनों एक लाइन में आ जाए, ये जैसे अर्थ आ गई या ये ऐसे आ जाए अपनी अपनी, तो कहीं कोई भी हो सकता है, सब 3 प्लेनेट है एक लाइन में आ जाए, ठीक है। बाकी जो भूगोल शास्त्री होंगे उनसे एस्ट्रोनॉमर से पता लगाया जा सकता है कैसे कौन कहाँ आता है।
जैसे केपलर्स हो गए, कोपरनिकस हो गए, यही सब तो बताएंगे। मुख्य तो यही है जो आपके ज्योग्राफी में पढ़ा है कि कोपरनिकस के तो शिष्य थे केपलर, वो तुम्हारे में सब पूरा लिखा हुआ है। जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे उसमें एक अलग से प्रॉब्लम दिया है, आगे पढ़ो Kepler's law है। है कि नहीं, केपलर्स लॉ। तो अब जरा देखो इसमें क्या दिया गया है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू देम ऑन ए पर्सन ऑफ मास 50 kg ऑन अर्थ। पुट द फोर्स ड्यू टू द प्लैनेट्स बी इंपॉर्टेंट। तो फोर्स ड्यू टू द पुट द फोर्स ड्यू टू प्लैनेट्स बी इंपॉर्टेंट। मास ऑफ जुपिटर लिखो। अब जमीन पर खड़ा व्यक्ति है तो इसकी वजह से उस पे कितना मास लग रहा है और इसकी वजह से कितना मास लग रहा है। तो अब इस आदमी पर दो वजहों से मास लग रहा है। तो जरा देखें, मास ऑफ जुपिटर, मास ऑफ सैटर्न और डिस्टेंस फ्रॉम जुपिटर टू अर्थ क्या है? दैट इज 6.3 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। दोनों के मास लिख लो। इसका मास है 2 इंटू 10 टू द पावर 27। कितने केजी ज़्यादा है चंदन, बोलो, धरती से? तुम्हें धरती का भी पता है। अर्थ का कितना है बोलो? 24। कितने किलो ज़्यादा होगा या कितने गुना ज़्यादा है? मास से मास को डिवाइड करो जाए। ये है 1000 गुना। तुमसे डबल कोई आदमी आ जाए तब तुम डर जाते हो, और तुमसे 6 गुना शेर 300 किलो का होता है। सिर्फ कूद जाए तो आदमी पिक्चा हो जाए, होता है नहीं, पिक्चा की जाए। और आप समझो ये 1000 गुना ज़्यादा है। और तुम ये सोचो इससे 1000 गुना कौन ज़्यादा है? 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg किसका वजन है? सन का। तो धरती से 1000 गुना ज़्यादा जुपिटर और जुपिटर से 1000 गुना ज़्यादा सन है। अब एक आदमी अर्थ पे खड़ा है तो क्या उस पर अर्थ की भी ग्रेविटी लगेगी? अच्छा, अर्थ की मत निकालना, अर्थ के लिए तो mg है। अर्थ के तो अब निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें स्मॉल g मालूम है वो क्या होता है। दैट इज me बाई r स्क्वायर। उसी से तो 9.8 निकाला था। तो इस व्यक्ति पर अर्थ की वजह से mg वेट लग रहा है, और इस पर इधर की ओर कौन सा वेट लगेगा? जुपिटर की वजह से उधर लगेगा। तो तुमको ऊपर भी फोर्स लगे। मान लो तुम 40 किलो के हो तो धरती तुम पर कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगी? सीधी बात बताओ, बोलो। बता दिया उन्होंने 400 न्यूटन, क्योंकि इंटू जी कर दो 10 मान के चलो। तो धरती तुमको 400 न्यूटन से खींच रही है, और जुपिटर तुमको मान लो बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, तो करोड़ों में होगा। तो वो आपको अगर 50 न्यूटन से भी खींचे, तो जिस समय जुपिटर तुम्हें ऊपर खींचेगा तुम नीचे, तुम हल्का नहीं महसूस करोगे। 50 पंछी बनूं उड़ता चलूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, होता है कि नहीं? तो अब जुपिटर तुम्हें खींचे, फिर तुम अपने दोस्त को फ़ोन करो अमेरिका में कि तुम्हें सैटर्न कितना खींच रहा है, कि वो यहाँ है तो दूसरी तरफ सैटर्न है, वो कहे हमको भी खींच रहा। तो दोनों की अब कंपैरिजन पूछा गया है कि हाउ विल यू फील इफ यू आर पुल्ड बाय जुपिटर एंड ऑन योर अदर हैंड एट डायमेट्रिकली अपोजिट एंड ऑफ अर्थ समबडी इज पुल्ड बाय सैटर्न। तो शनि उसे कितना खींच रहा है और बृहस्पति कितना खींच रहा है, जरा देखें। तो अब find the total gravitational force due to them on a person 50 kg on earth। दोनों चीजें निकालो। तो अब देखिए, फोर्स बाय जुपिटर, तुम ये भूल जाओ कि ये पर्सन को अर्थ कितना खींचे। तुम सोचो ये पर्सन जुपिटर से इतना दूर है, उस पर कितने से खींचा, बस इतना ही आता। फिर हम निकाल लेंगे, मान लो 50 न्यूटन है और 400 से धरती ने खींचा, तो मैं वो माइनस कर दूंगा ना बाद में। अभी तुम इसकी वजह से निकाल लो, अर्थ का तो mg होता ही है, अर्थ के लिए क्या सोचना, इसका निकालो, वो माइनस कर देंगे अर्थ के। ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा खींच लेगा तुम उड़ते हुए जुपिटर में जाके गिरोगे, वो खींच लिया कोई, कभी तुमको मून खींच लेता है, कभी कुछ, तो यहाँ के सारे आदमी गायब हो जाए, जो पास आता है खींच के चला जाता है। ऐसा तो नहीं होगा ना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का महसूस करो, बस इतना ही समझ आए। और उसकी वजह से टाइट्स, ज्वार और भाटा आए।
ज्वार, पानी नीचे चला जाए भाटा, हाई टाइड्स लो टाइड्स। अब जरा समझो, सो द फोर्स ड्यू टू जुपिटर निकाल। मेरा कहने का मतलब है ये जुपिटर है और तुम अर्थ पे खड़े हो तो तुम अपना मास देखो बस कि जुपिटर तुम्हें कितना खींचा, अर्थ से मतलब मत रखो। फोर्स ड्यू टू जुपिटर और फोर्स ऑन इट ड्यू टू इट, क्या ये mg है और इसकी वजह से जो निकलेगा वो हम निकाल लेते हैं। इसको मैं फोर्स Fj कह रहा हूँ, फोर्स ड्यू टू जुपिटर, और ये फोर्स ड्यू टू अर्थ है। आप उसे F ही कह दो या mg सीधा बोलो, वही तो वेट है हम लोग। तो बोलो Fj की वैल्यू क्या होगी, g मास ऑफ जुपिटर और मास ऑफ मेन और अपॉन यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज d स्क्वायर। g की वैल्यू बताइए देविका, बोलो बहुत अच्छा। देखो ये हर चीज जानती है। 6.7 लिखा है क्या? नहीं इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा, कुछ लिया नहीं है तो 6.7 लो, ज्यादा मत चक्कर करो। -11 mj 2 × 10⁻27 और यहाँ क्या लिखा है स्मॉल m की जगह, बोलो देविका 50 और नीचे क्या लिखे, तेज बोला करो क्योंकि सही तो तुम बताती बस तेज नहीं बताती। 6.3 × 10⁻11, इसका स्क्वायर कर लेंगे, बात समझ आई। अच्छा 50 × 2 क्या हुआ, 100 को जरा इसमें डालिए उत्कर्ष, 28 तुम कंजूसी करते हो। 29 ठीक है, सो 6.7 × 10⁻11 × 100 हो गया तो 10⁻29 हो गया। 6.3 का स्क्वायर कर लेंगे, देखो कर दिया तो 6.3 का स्क्वायर और 10⁻22, ये 22 ऊपर चला जाएगा तो क्या -33 हो जाएगा, करो माइनस, तो कितना हो गया बोलो, 39 दैट इज 39.69। और ये जरा देखो 10⁻−11 और -22, ये देखो ये -11 और -22 नहीं हो गया, और ये तो ये +29, तो अब हमारे पास 39.69 और ये 10 टू द पावर कितना आ गया, -4, तो 10 टू द पावर -4 इतने न्यूटन आया, सही है। अब आप क्या करो, इसको 67 कर दो, इसको 67 का, इसको बड़ा करो तो ये छोटा हो जाएगा, समझ में आई बात, कोई बात नहीं। जैसे 6.7 है, कुछ ना करो, ये है एक डिजिट है इधर, क्या यहाँ एक अपने मन से 0 बढ़ाओ तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं, तो ये डेसिमल भी हटा दो, ये डेसिमल, ये बात समझ आ गई, कुछ नहीं करना, 0 बढ़ा दो डेसिमल क्या, फिर 2 डिजिट के दोनों हटा। अब हम डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा आ जाएगा, और वही mg में से माइनस कर देंगे, तो कितना फर्क पड़ेगा, कौन हमें ज्यादा खींचा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, 3969 इसको डिवाइड करें इससे, 3969 बाकी तो हो ही गया ना। सो देखिए लिखो 3969 और 670, एक डेसिमल लगाओ तो क्या एक 0 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 39 का डबल कितना होता है, 40 80 नहीं जाएगा, तो दैट इज 3969, तो 1 बचा, 9 तो दैट इज 3, 16 तो 7 और यहाँ 5 है तो 2 बचा, एक 0 लगा दिया तो ये 4 है, 4 5 20 4 6 24, 6 टाइम्स जाएगा तो 0.16 मान लो बस, 6 टाइम्स तो चला जाएगा ना, 6 4 जा 20 और 7 4 जा करोगी 7 टाइम्स भी जा सकता है क्या, 3 9 6 9 देख लेते हैं, अगर लगभग इसके बराबर आएगा तो 7 ले लेंगे, थोड़ा ज़्यादा भी आने पे 7 9 जा 63 42 तो
7 9 63 7 3 21 थोड़ा ही ज्यादा आ रहा है तो 0.17 ले लें, थोड़ा ज्यादा है ना, तो कितना आ गया बोलो 0.17 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। ये बहुत कम है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मास है 50 केजी का, तो 50 केजी पर धरती कितना लगा रही है, 500 किलो, और ये 50 केजी पर बहुत थोड़ा लगा रहा है। माइनस का लगा। आप देख लो, माइनस नहीं लगा रहा है, 50 केजी पे धरती कितना लगा रही है बताओ, mg, तो 50 इंटू 9.8 है, चलो 9.80 मान लो, मल्टीप्लाई करो 5 9 45, तो 49 50 केजी का इतने न्यूटन है। अच्छा बोलो जुपिटर कितना लगा रहा है, ड्यू टू जुपिटर, ये तो उसी व्यक्ति पर है, तुम ऐसे ना मानो तो ऐसे मान लो ये आदमी बैठा है, अब तो सही लग रहा, इस पर जमीन इतना लगा रही है, जुपिटर कितना खींच रहा, 0.000। अब तो बहुत ही कम है ना, उसको क्या हल्का लगेगा, कुछ हल्का नहीं लगेगा, उसका दुपट्टा तक तो उड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ हो पाएगा, अब आगे देखो, ये टोपी नहीं उड़ेगी, बाल उड़ जाए, एक हाथ बाल चला जाए। अब इसी तरीके से तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सेटन का भी निकाल लो, तो मैं डेटा लिख दे रहा हूँ और वैल्यू बता दे रहा हूँ, आप घर में कैलकुलेट करिए। तो अब इसमें बोलो फोर्स ड्यू टू सेटन क्या होगा, फोर्स ड्यू टू सैटर्न, सैटर्न को शनि कहते हैं, ठीक है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम, ये 9 ग्रह हो गए, लाइन्स हैं। यम है प्लूटो, अब देखो तो ड्यू टू सैटर्न, और जुपिटर को क्या कहते हैं, बृहस्पति। अगर किसी का बृहस्पति अच्छा है, ये बृहस्पति है, ये जिसका फूला हुआ है वो नेता बनता है, कमांड करता है, जितने बड़े बड़े लीडर्स, ये चीज अगर फूली है हजारों लोगों कमांडर बनता है, दबाव में रखता है, ये डिप्रेशन में होता है, नहीं हमारे में भी नहीं, कौन से डिप्रेशन होता है? पढ़ाने लिखाने की बात नहीं, नेता की बात है, 4 लोग जाने हैं, उसी का सिक्का चलता है, ये जुपिटर है, डिप्रेशन वाला कौन सा है? इसको फूला होना चाहिए, उभरा हुआ पर, ये जुपिटर माउंट है, ये जिसका उठा है वो बिल्कुल हजारों लोगों पे उसका कब्जा रहता है। तुम देख लेना, कोई तुम्हारी सहेली तुम लोगों में वो या तुम्हारा दोस्त करता हो, सिक्का जमाता, उसका तुरंत जुपिटर देखना, वो तुमसे ऊंचा ही होगा। अब देखो फोर्स ड्यू टू सैटर्न दैट इज जी, मास ऑफ सैटर्न इनटू मास ऑफ पर्सन अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अच्छा इसमें बताओ अर्थ की सैटर्न से डिस्टेंस कितनी है, ये भी बताएंगे। 4.8 है, तो 12 मीटर, यानी ये हमसे ज्यादा दूर है, जुपिटर पास है और सैटर्न थोड़ा सा 10 गुना ज्यादा। अब ये देखो तो दैट इज 6.7 इंटू, इसका मास कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 26, फिर भी ये धरती से 100 गुना तो बड़ा है ना, लगभग ठीक ठाक 100 गुना है, एग्जैक्ट 100 गुना। और ये कितना है 50 किलो का व्यक्ति, यानी वो 9th में पढ़ रहा होगा, नहीं 50 किलो 9th का बच्चा होता है, अपॉन कितना है इंटू 10 टू द पावर 12 का स्क्वायर करो। अब इस यहाँ क्या हमने कम लिखा 6.7 इंटू 10 टू द पावर, सही है। इसको कैलकुलेट करेंगे कि आप खुद करिएगा, इसकी क्या वैल्यू आ रही है, वो कितनी आई थी -4, तो दैट इज 0.0112 इंटू 10 टू द पावर -4, तो वो ज्यादा था कि ये जुपिटर हमसे पास भी है और भारी भी है, तो हम पर फोर्स कौन लगाएगा, शनि हमसे दूर भी है और हल्का भी है, तो हम पे वो ग्रेविटी नहीं लगा पाएगा, तो दूर भी और उस पर हल्का भी, सो सैटर्न। अब क्वेश्चन पढ़ो, उस क्वेश्चन में क्या काम है। नाउ
फाइंड द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पर्सन। ठीक है, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स बताया गया है, बस यही है इसका आंसर, कुछ नहीं करना। टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन बोल दिया, देखो इस तरीके से नहीं बताया, यहाँ पर यही सैटर्न बता दिया, तीनों एक लाइन में, तो इसका मतलब है 1.28 है और 1 to 10 to the power 12 मीटर है। तो ये इस पर ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है क्या? तो दोनों को जोड़ दो, यही टोटल है। भाई तुमको सैटर्न भी खींच रहा, तुमको जुपिटर भी खींच रहा, तो दोनों ऊपर खींच रहे कि नहीं? तो जोड़ो, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू देम, दोनों उधर ही है, वो भी खींच रहा है, वो भी खींच रहा है। लिखिए टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स is equals to due to them is 0.17 into 10 to the power minus 4 plus 0.0112। इशू कितना हो गया? देखो जब भी मुसीबत होती तुम ही हेल्प करती हो, हर बार तुम ही आती हो। यू आर ए सेवियर एंड मसीहा, सेम बात है। बोलो कितना हुआ? 0.1 So with many thanks to Trishu, we will end the class today.